90s में थोक के हिसाब से फिल्में बनती थीं। एक्टर्स कुछ दिनों में शूट निपटाते और अगली पिक्चर पर बढ़ जाते। यही वजह है कि कहानी के पैमाने पर 90s की अधिकतर फिल्मों का सोर्स मटेरियल हॉलीवुड था। पैसे वाले किसी प्रोड्यूसर ने कोई एक्शन थ्रिलर टाइप हॉलीवुड फिल्म देखी और फैसला कर लिया उसका हिंदीकरण करने का। उन्हें शायद पता नहीं था कि इंटरनेट इंडिया में इतना जल्दी आ जाएगा। खैर, उस दौर में महेश भट्ट की भी एक फिल्म आई थी जिसकी स्टोरी का क्रेडिट एक हॉलीवुड फिल्म को दिया जाता है। ऐसी फिल्मों की कहानियां भुलाने लायक ही थी, लेकिन आज भी याद आती हैं तो अपने गानों की बदौलत। महेश भट्ट की इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही केस था, जिसका नाम बताने से पहले हम आपको इसके गाने की लाइन बताएंगे और तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से और आज बात करेंगे नागार्जुन और मनीषा कोइराला स्टारर क्रिमिनल से जुड़े कुछ किस्सों की। वो डॉक्टर जिसकी ट्रैजिक स्टोरी पर सबने पैसा छापा। तारीख 4 जुलाई 1954, सुबह करीब 5:30 का समय था। अमेरिका के ओहायो शहर के बे विलेज के मेयर रहे स्पेंसर हॉक का फोन बजा। दूसरी तरफ उनके दोस्त डॉक्टर सैम शेपर्ड थे। घबराई हुई आवाज में सैम ने कहा, हे भगवान स्पेंसर, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, शायद उन लोगों ने मैरिलीन को मार डाला है। मैरिलीन डॉक्टर सैम की पत्नी थी। सैम के मुताबिक उनके घर पर हमला हुआ था। हमलावर ने उनके बेडरूम में घुसकर उनकी पत्नी को मार डाला। सैम नीचे सो रहे थे। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर ऊपर बेडरूम की ओर दौड़े। हमलावर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके सिर पर हमला हुआ, जिसके बाद वो अपने होश खो बैठे। होश आया तो सबसे पहले पत्नी की नब्ज चेक की। वो उस समय तक मर चुकी थी। पुलिस के आने पर सैम ने यही घटनाक्रम उन्हें बताया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। सबसे पहला एंगल चोरी का था, तो पुलिस ने पाया कि कोई भी घर में जबरदस्ती नहीं घुसा। ऐसे कोई निशान उन्हें नहीं मिले जो दर्शाते हों कि ये किसी बाहर वाले का काम था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सैम गर्बर ने कोई और सबूत न पाकर जैसे तय कर लिया कि ये मर्डर डॉक्टर सैम ने ही किया है। ऊपर से प्रेस ने भी इस नैरेटिव को पुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि डॉक्टर ने ही अपनी बीवी को मारा है। डॉक्टर सैम को अरेस्ट कर लिया गया। सवाल जवाब हुए, लेकिन वो अब भी अपने वर्जन पर कायम थे। अगर आपको लगता है कि मीडिया इसी दौर में फैक्ट की धज्जियां उड़ाने लगी है, तो आपको डॉक्टर सैम वाला केस जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब प्रेस ने बेहूदगी की सारी हदें पार कर डाली थी। डॉक्टर सैम की प्राइवेट लाइफ पर कमेंट करने वाले पड़ोसियों तक पहुंच गए और ऐसी बातें छापी कि एक्सरे मशीन पर काम करने की वजह से डॉक्टर सैम की सेक्स लाइफ खत्म हो गई थी, जिस वजह से उनकी बीवी का किसी और से अफेयर चल रहा था। डॉक्टर सैम जेल में थे और बाहर उनकी और उनकी मृत पत्नी के बारे में ये फूहड़ बातें छापी जा रही थीं। सैम का केस ट्रायल पर आया। प्रोसिक्यूशन ने मैरिलीन के चरित्र पर सवाल उठाए और कहा कि उसकी वजह से सैम ने उनका मर्डर कर डाला। हर तरफ यही नैरेटिव पुश किया जा रहा था। जूरी को भी इस पर यकीन करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने सैम को दोषी करार दिया और उन्हें 2nd डिग्री मर्डर के चार्ज के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुनाई। 10 साल के बाद उनका केस फिर से ट्रायल पर आया। इस बार डॉक्टर सैम के पास नया डिफेंस अटर्नी था और सामने थी नई जूरी। अटर्नी ने साबित कर दिया कि डॉक्टर सैम का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं था। करीब 2 साल लंबे चले इस रीट्रायल का फैसला आया नवंबर 1966 में, जहां सैम को बेगुनाह पाया गया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। डॉक्टर सैम और उनकी पत्नी मैरिलीन के केस को पूरा अमेरिका फॉलो कर रहा था। इसका फायदा उठाते हुए इस केस पर टीवी शो रिलीज किया गया, द फ्यूजिटिव के नाम से। आगे 1993 में इसी नाम से हैरिसन फोर्ड की फिल्म भी आई, जिसकी इंस्पिरेशन डॉक्टर सैम का केस ही था। डॉक्टर सैम को रिहा करने के बाद आज तक किसी को भी मैरिलीन के मर्डर में चार्ज नहीं किया गया है। ये अमेरिकन क्राइम हिस्ट्री के बड़े केसेस में से एक है। महेश भट्ट की फिल्म क्रिमिनल की कहानी का क्रेडिट भी द फ्यूजिटिव को ही जाता है। उन्होंने हॉलीवुड फिल्में इट हैपेंड, वन नाइट, टैक्सी ड्राइवर और बैंकॉक हिल्टन से इंस्पिरेशन लेकर दिल है कि मानता नहीं, सड़क और गुमराह भी बनाई थी। दूसरे डायरेक्टर्स की तरह वो अपनी प्रेरणा पर खुद की ओरिजिनलिटी का ठप्पा नहीं लगाते। साफ कहते हैं कि दिमाग एक रिसाइकल बिन है, क्रिएटिव बिन नहीं। यहाँ जो जाता है वो किसी और तरह से बाहर आता है। मनीषा कोइराला इज डेड। 1995 की बात है। जुलाई की एक सुबह लोगों के दरवाजे पर अखबार डिलीवर हुआ।
उसे खोला तो फ्रंट पेज पर बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा था मनीषा कोइराला इज डेड। आगे लिखा था कि मनीषा कोइराला का मर्डर हो गया है और खूनी फरार है। नॉन इंटरनेट एरा में भी ये खबर तेजी से फैल गई। लोग उस अखबार के ऑफिस कॉल करने लगे। मनीषा के घर का लैंडलाइन नंबर लगातार बिजी आने लगा। सब जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ। मनीषा को जब सारी बात समझ आई तो उनकी हैरानी और गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। क्रिमिनल में मनीषा के कैरेक्टर का मर्डर हो जाता है, इसलिए फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट ने इसे प्रमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल किया। लोगों को जब महेश भट्ट की ऐसी हरकत का पता चला तो उन पर खूब बिगड़े, उनकी आलोचना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनीषा भी ऐसी किसी स्ट्रैटेजी से अनजान थी, इसलिए पता चलने पर भी वो महेश भट्ट से बेहद नाराज हुई। फिल्म प्रमोशन को लेकर अजीबोगरीब तरीके अपनाए जा चुके हैं। क्रिमिनल से 2 साल पहले आई जैकी श्रॉफ की फिल्म गर्दिश ने भी कुछ ऐसा ही स्टंट किया था, जहां अप्रैल के महीने में गुड डे नाम के अखबार में छपा कि जैकी श्रॉफ को अरेस्ट कर लिया गया है। जनता ने इस खबर को तब सीरियसली नहीं लिया, जिसके बाद पेपर ने ही बता दिया कि ये अप्रैल फूल प्रैंक था। हालांकि बताया जाता है कि इस खबर की वजह से जैकी बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि उस न्यूज स्टोरी में जिक्र था कि जैकी के संबंध मुंबई के गैंगस्टर्स के साथ हैं। क्रिमिनल सिनेमा के लिहाज से कोई महान फिल्म नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने एक गाने की वजह से आज भी याद की जाती है। फिल्म ने अपनी रिलीज के 26 साल पूरे कर लिए हैं। आज के मैटनी शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।